दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि मोती बाई को एक जमींदार अपने महलों की शोभा बनाने के लिए मोती बाई का हाथ पकड़ लेता है और इस पर आजीजन बाई इस सवाल करती है, आगे क्या होता है। यह जानने के लिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तब तक शोर सुनकर दीपेंद्र भी बाहर आ गया था और जमींदार की बात सुनकर उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू समझता क्या है खुद को? मैं 20 गांव का जमींदार हूँ और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गिरेबान पर हाथ डालने। अब इसकी सजा। और इतना कहते कहते उस जमींदार ने अपनी पिस्तौल निकालकर दीपेंद्र के पेट में 2-3 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज सुनते ही पहले तो आजीजन बाई के गुंडों ने जमींदार को धर दबोचा और पुलिस बुलाई और इधर दीपेंद्र को फौरन ही अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ देर ऑपरेशन चला, लेकिन डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि वे दीपेंद्र को नहीं बचा सके। ये सुनकर महुआ चीख पड़ी। उधर उस जमींदार को दीपेंद्र के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इधर महुआ ने दीपेंद्र के जाने के बाद चुप्पी साध ली। उसकी ये हालत अब आजीजन बाई से देखी नहीं जा रही थी। उसने महुआ को बहुत समझाया, लेकिन महुआ अब अपनी सुध बुध बिसरा बैठी थी। ये देखकर एक बार फिर आजीजन बाई को प्रभात सिंह की याद आई और उन्हें बुलाकर बोली कि आप ही कुछ कीजिए। ये हंसेगी नहीं, बोलेगी नहीं तो घुट घुट कर मर जाएगी। तब प्रभात सिंह महुआ के पास जाकर बोले, क्या चाहती हो तुम? कि तुम मरकर इस दुनिया से छुटकारा पा जाओगी? लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बेटे से लोग भीख मंगवाएंगे और तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारी तरह कोठा ही नसीब होगा, जहां वो अपने जिस्म की नुमाइश करे। ये सुनकर महुआ को कुछ होश आया और उसने जोर का थप्पड़ प्रभात सिंह के गाल पर धर दिया। तब प्रभात सिंह ने आजीजन बाई को पुकारते हुए कहा, लीजिए आजीजन बाई, आपकी मोतीबाई ठीक हो गई है, संभालिए। अल्लाह कसम, गाल लाल कर दिया हमारा। महुआ ये सुनकर कुछ झेप सी गई और बोली, माफ कीजिएगा जमींदार साहब, गलती हो गई। अरे, हमें तो खुदा ने बनाया ही इसी वास्ते है कि लोगों की उलझने सुलझाते रहें और मार खाते रहें। प्रभात सिंह बोले। तब तक आजीजन बाई भी वहां पहुंच गई और बोली, हुजूर, ऐसा न कहें, आप जैसे शख्स दुनिया में मिलते नहीं हैं। जब भी हमने आपको मदद के लिए पुकारा, आप आ पहुंचे। आपकी वजह से आज मोतीबाई भी ठीक हो गई है। मुझे अब मोतीबाई ना कहो आजीजन बाई, अब से मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं फिर से महुआ बनना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे इस काम से घिन आने लगी है। इस काम की वजह से एक एक करके मुझे अपने बच्चों को अलग रखना पड़ा और इसी काम की वजह से मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। इसलिए अब मुझे ये काम नहीं करना। महुआ बोली। महुआ की बात सुनकर आजीजन बोली, फिर तुम क्या करोगी? यहाँ का घर बेचकर किसी गांव के छोटे से घर में जाकर रहूंगी। वहां रहूंगी जहाँ मुझे कोई पहचानता ना हो। महुआ बोली, जब तुमने ये छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बुआ के गांव जाकर रहो। बुआ तो कब की मर चुकी थी, लेकिन उनकी याद में उसी गांव में मैंने एक घर खरीदा था जहाँ कोई नहीं रहता। सालों से वो घर ऐसे ही पड़ा है। उस घर के आसपास मेरे खेत हैं। उस गांव में मेरी बुआ रहा करती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ के मरने के बाद मैं कुछ समय तक उनके पास रही। फिर मेरे पिता ने दूसरा ब्याह रचा लाया और सौतेली माँ ने मुझे चंद पैसों के लिए कोठे पर बेच दिया। मैं घर की अहमियत खूब समझती हूँ, इसलिए तो मैं किसी भी लड़की से जिस्म का धंधा नहीं करवाती। लेकिन अगर मैं वहां रहने लगती तो मेरे यहाँ जो अनाथ और मजबूर लड़कियां रहती हैं उनका क्या होता? यही सोचकर मैं वहां नहीं गई। लेकिन अब तुम वहां जाकर रहो। आज से मैं वो घर और जमीन तुम्हारे नाम करती हूँ। कल ही उसके पेपर बनवाकर तुम्हें सौंप दूंगी। तुम वहां आराम से जाकर रहो। आजीजन बाई बोली, नहीं, इतना एहसान मत करो मुझ पर। मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। तुम भी तो मुझे इतने सालों से कमा कर दे रही हो, ये उसका उपहार मान लो। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बस कभी कभी मुझसे मिलते आती रहना।
बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक इज्जत की जिंदगी बसर करो, जो मैं नहीं कर पाई। और इतना कहते कहते आजीजन बाई सुबक पड़ी। भाई, त्याग करना हो तो कोई आप औरतों से सीखे। जिंदगी भर केवल देती ही रहती हो और बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, चाहे वो एक पारिवारिक औरत हो या एक कोठे वाली। फिर भी तो औरतों को हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है। विश्वास सिंह बोले, वो हम औरतों का नसीब है जमींदार साहब। बदनसीब तो वो हैं जो औरतों की कदर नहीं करते। प्रभात सिंह बोले, काश आपकी तरह दुनिया का हर मर्द हम औरतों की इज्जत करता होता, तो दुनिया में औरतों की ये दशा ना होती। जमींदार साहब, इस पुरुषात्मक दुनिया में ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन औरतों का हौसला आज भी कायम है। जो एक जीव को धरती पर ला सकती है वो कुछ भी कर सकती है, बस करना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी ममता और उसके भीतर जो दया का भाव है वो उसे गलत काम करने से रोकता है। अगर औरत जैसी दया और ममता मर्दों में 1% भी आ जाए तो उस दिन ये दुनिया बदल जाएगी। जमींदार प्रभात सिंह बोले, शायद सही कहते हैं आप। आजुजन बाई बोली, चलिए फिर अब मैं चलता हूँ, बच्चे इंतजार करते होंगे। प्रभात सिंह बोले, जी अच्छा। मोतीबाई बोली, ठीक है तो मोहतरमा, जब आप अपने नए ठिकाने पर पहुंच जाए तो हमें खत लिख कर बता दीजिएगा। सगी बहन ना सही आप मेरे लिए, लेकिन मैंने तो आपको सगी बहन से भी ज्यादा माना है। कभी कभी अपने इस भाई को याद फरमाइएगा। और इतना सुनते ही महुआ ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, आपने तो मेरा साथ सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर दिया है। मेरे मुश्किल हालात में आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आप हमेशा मेरे संरक्षक बनकर आए। आपके चरण तो स्पर्श कर ही सकती हूँ भाई साहब, तो ये वादा करो कि हर रक्षाबंधन पर मुझे राखी भेजोगे। जी हमेशा, मरते दम तक। आप दोनों का ये भाई बहन का प्यार हमेशा कायम रहे, मैं दुआ करती हूँ। आजीजन बाई बोली। और इस तरह उस दिन प्रभात सिंह आजीजन बाई की कोठी से चले आए। जल्द ही आजीजन बाई ने घर और जमीन के नए कागजात बनवा दिए और महुआ ने सामान सहित अपना मकान बेच दिया, जिससे उसको उस मकान और सामान के अच्छे दाम मिले। उन पैसों को उसने प्रभात सिंह की मदद से बैंक में जमा करवा दिया। उसने अपने सारे पुराने जेवर भी बेच दिए, सिवाय उन जड़ाऊ कंगन के जो उसे दीपेन ने दिए थे। वे कंगन उसने अपनी बहू के लिए रख लिए और पुराने जेवरों के जो दाम मिले उसने उन्हें अपनी दोनों बेटियों में आधे आधे बांट कर उनसे उन दोनों का बैंक खाता खुलवा दिया। लेकिन उसने अपनी मोटर नहीं बेची। ये सारे काम निपटा कर वो अपनी मोटर में बैठकर निकल पड़ी गांव की ओर। अब मोतीबाई उस अनजाने से गांव में और अनजाने लोगों के बीच पहुंचकर कुछ असहज सा महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपने आस पड़ोस वाले से व्यवहार बना लिया और गांव में उसने लोगों से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया। उसकी बात सुनकर गांव के कुछ लोगों ने तो उससे दूरियां बना लिया, लेकिन अभी कुछ परिवार उनसे हमदर्दी रखते थे। गांव में कुछ पढ़े लिखे लड़के थे जिनके पास नौकरियां नहीं थी। तब महुआ ने सोचा, क्यों ना खेतों के कुछ भाग को स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे बच्चे भी पढ़ सकेंगे और ये लड़के जिनके पास नौकरियां नहीं है वे भी फालतू नहीं बैठेंगे। और उसने अपना विचार गांव के लोगों को बताया। कुछ लोगों ने तो महुआ का सुझाव पसंद आया, लेकिन कुछ ने उसका विरोध किया। कुछ लोगों के विरोध के कारण महुआ अपने खेतों की जमीन पर स्कूल न खुलवा सकी, इसलिए मजदूर लगवाकर उस जमीन पर खेती बाड़ी शुरू कर दी, क्योंकि यही तो उसके पति दीपेंद्र का सपना था। इतना गेहूं चना हो जाता कि उसे बेचना पड़ता और उन पैसों से उसने गांव में एक प्याऊ बनवा दी, फिर एक धर्मशाला भी बना। धीरे धीरे उसने उस गांव में एक विवाह घर भी बनवा दिया, जहां उसने पानी के लिए 2 कुएं भी खुदवा दिए। महुआ के इस काम को देखकर अब लोगों का मन महुआ की ओर से कुछ साफ हुआ। अब महुआ से मिलने उसकी बेटियां और बेटे घर आने लगे थे। जब भी सबकी छुट्टियां होती तो सारा परिवार हंसी खुशी एक साथ समय बिताता। अब महुआ को अपनी ये सुकून भरी जिंदगी भाने लगी थी। कभी कभी वो सोचती कि कैसे कैसे हालातों को पार करके वो जिंदगी के इस मुकाम तक पहुंची है। इस जिंदगी के सपने उसने कितनी बार देखे,
लेकिन हर बार टूटे। अब जाकर उसका ये सपना सच हो रहा है। इधर उसके बच्चे भी अब बड़े और समझदार होते जा रहे थे। वे भी अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी समझने लगे थे। वो जब भी घर आते तो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखते। बच्चों के बड़े होने से महुआ को बहुत आराम हो गया था, क्योंकि उसके बच्चे उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगे थे। इधर प्रभात सिंह के दोनों बच्चों की भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। बेटी एक स्कूल में अध्यापिका हो गई थी। प्रभात सिंह ने एक अच्छा सा वकील लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। इधर उसका बेटा भी विलायत से डॉक्टरी पढ़कर आ गया था। उसने भी एक सभ्य परिवार की पढ़ी लिखी लड़की देखकर प्रभात सिंह की रजामंदी से विवाह कर लिया। लेकिन महुआ प्रभात सिंह की दोनों बच्चों की शादी में ना गई। उसने प्रभात सिंह से ये कहा कि वो शादी में आई और अगर किसी ने उसे पहचान कर उसके अतीत को कुरेदा तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपके यहाँ भी 4 रिश्तेदार जुड़े, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसने अपने बच्चों को शादी में जरूर भेजा। बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी और डॉक्टर बेटी की पोस्टिंग अमेरिका के किसी अस्पताल में हो गई थी। अब इसलिए प्रभात सिंह का बेटा अपनी पत्नी के संग अमेरिका चला गया। अब इतनी बड़ी हवेली में अकेले प्रभात सिंह का जीना जी घबराता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं उस शहर चला जाता हूँ जहाँ दिव्यांश बोर्डिंग स्कूल के बाद अपनी आगे की पढ़ाई कॉलेज में कर रहा है। और इसने इस बात के लिए महुआ से पूछा। महुआ ने खत लिखकर कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है जो आप मेरे दिव्यांश के संरक्षक बनकर उस शहर में रहकर उसके ऊपर निगरानी रख सकती हैं। और प्रभात सिंह ने महुआ की बात मान ली। वे जल्दी से दिव्यांश के शहर में आकर रहने लगे। सबका जीवन ऐसे ही बीत रहा था। महुआ के तीनों बच्चे भी उसके पास नहीं थे। तभी गांव में हैजा फैला। एक दिन परिवार के लगभग 2-3 सदस्य जानने लगे। महुआ जी जान से गांव के लोगों की सेवा में जुट गई। उसने अपने ही घर के पास अपने ही पैसों से सभी गांव वालों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई। जहां खाना बनाने के लिए उसने 2-3 महाराज और 2-3 महिलाओं को लगवा दिया। गांव के बीमार घरों में वो दोनों समय का खाना बंटवाती। उसने शहर से हैजे की दवाइयां भी मंगवाई और हर 2 दिन में शहर के डॉक्टर को अपनी मोटर भिजवाकर गांव के बीमार लोगों के इलाज के लिए बुलवा लेती। उसकी इस हिम्मत से प्रभावित होकर गांव के और लोग भी उसका साथ देने लगे। उसके अच्छे कामों को लोगों ने अपना लिया और उसके बुरे अतीत को लोगों ने भुलाकर उसे इज्जत बख्शी, जैसा कि वो चाहती थी। अब गांव में लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते हैं। अब उन सब की नजरों में वो एक महान, ममतामयी और दयालु महिला थी। अब महुआ को सब लोग पसंद करने लगे थे। इधर एक दिन महुआ के पास खबर आई कि आजीवन बाई सीढ़ियां चढ़ रही थी। बुढ़ापे का शरीर संभाल ना पाई और सीढ़ियों से गिर पड़ी। अस्पताल ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये सुनकर महुआ को कुछ सदमा लगा। उसे लगा कि जैसे माँ का हाथ उसके सिर से उठ गया हो। उसने सोचा अभी पिछले महीने ही तो मिलने गई थी उससे, कितनी ममता से उसने सिर पर हाथ फेरा था और कुछ गहने देते हुए बोली थी कि रख ले इन्हें, क्या पता तेरे बच्चों की शादी में ना आ पाऊं तो अपनी नानी की तरफ से ये सब बच्चों को दे देना। मुझे लगेगा कि मैं अभागी नहीं हूँ, मेरी बेटी भी है और नाती नातने भी हैं। उसकी ये बातें सुनकर महुआ का दिल भर आया और आते समय अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसे क्या पता था कि वो आजीवन से आखिरी बार मिल रही है, लेकिन क्या करे, समय के आगे सब मजबूर हो जाते हैं। इस तरह आजीवन बाई भी एक दिन महुआ को छोड़कर चली गई। समय यूं ही बीतता रहा। महुआ की दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उन दोनों को अपनी मेहनत के बलबूते पर नौकरियां भी मिल गई थी। मीठी को उसी संगीत कला केंद्र में नौकरी मिल गई जिसमें वो पढ़ती थी और टिया ने अपनी माँ का सपना पूरा किया और उसने गांव आकर अपनी माँ की जमीन पर ही एक स्कूल खोल लिया। साथ में शाम को वो गांव की लड़कियों को संगीत सिखाने लगी। अपनी बच्चों को हंसता खेलता और कामयाब देख वो खुशी से फूली न समाती। सब बच्चे अपनी अपनी जगह स्थिर हो गए थे।
तभी एक दिन टिया ने आकर महुआ से कहा कि वो किसी से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। महुआ ने टिया से पूछा कि वो कौन है। टिया बोली, उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, बस अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था। अब वो स्टेशन मास्टर हो गया है, इसलिए अब मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन माँ, वो अनाथ है। इतना अच्छा लड़का मिल रहा था महुआ को, भला उसे इस शादी से क्या एतराज हो सकता था। लेकिन एक ही अड़चन थी कि अगर टिया शादी करके चली गई तो स्कूल कौन चलाएगा। लेकिन इस समस्या का समाधान भी जल्द ही हो गया। ये जिम्मेदारी गांव के पढ़े लिखे कुछ लड़कों ने ले ली, क्योंकि अब उनको सबको महुआ पर भरोसा हो गया था। इस तरह गांव वालों ने महुआ का सहयोग किया। सबने मिलकर टिया की शादी खूब धूमधाम से की। इस तरह गांव वालों ने महुआ का सहयोग किया। सबने मिलकर टिया की शादी खूब धूमधाम से की। प्रभात सिंह भी मामा का कर्तव्य निभाने आए। उन्होंने ब्याह का सारा काम देखा। उनके आने पर महुआ को बहुत सहारा हो गया था। अब टिया भी अपने घर चली गई थी। महुआ एक बार फिर से अकेली हो गई, लेकिन उसने मन को फिर काम में लगा लिया और गांव वालों की सेवा में लग गई। इस तरह एक दिन प्रभात सिंह का खत आया कि उनकी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, कॉलेज में प्रोफेसर है। अगर हम मीठी का ब्याह उस लड़के से कर देते हैं तो मैं उस लड़के की फोटो भी भेज रहा हूँ। परिवार से मैं मिल चुका हूँ, पढ़ा लिखा परिवार है, और मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में भी उनसे सब बता दिया है। उन्हें बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं। प्रभात सिंह का खत पढ़कर महुआ ने हाँ बोल दिया और कुछ ही दिनों में रिश्ता भी पक्का हो गया। लेकिन अब तक दिव्यांश को महुआ के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और महुआ ने प्रभात सिंह और दोनों बेटियों से भी ये बात बताने को मना कर रखा था। महुआ ने अपनी ये जिम्मेदारी भी बाखूबी निभा दी। मीठी का ब्याह भी निपट गया। अब केवल दिव्यांश बचा था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिव्यांश 2 साल के लिए कोई कोर्स करने विलायत चला गया। अब 2 साल महुआ को बेटे का मुंह देखे बिना काटने थे, लेकिन तब भी उसने तसल्ली रख ली। बेटियां हर 1-2 दिन महीने में माँ से मिलने आती रहती। फिर पता चला कि टिया उम्मीद से है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए महुआ ने उसे अपने पास बुला लिया। क्योंकि टिया का पति अनाथ था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए वहां कोई महिला नहीं थी। कुछ महीनों के इंतजार के बाद टिया ने एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची को देखकर महुआ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो नानी बन चुकी थी। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उस बच्ची को बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाया। उस नन्ही परी को हाथों में लेते ही खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। महुआ बोली, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए इसका नाम खुशी होना चाहिए। मैं अपनी बेटियों के जन्म के वक्त इतनी खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था कि ना जाने मेरी बेटियों के नसीब में कैसी जिंदगी लिखी है। लेकिन इसे देखकर एक आजादी का अनुभव हो रहा है। बस आज भर के लिए मुझे पंख मिल जाए तो मैं हवा में उड़ जाऊं। टिया की बेटी को महुआ ने तब तक संभाला जब तक कि वो 5-6 महीने की ना हो गई। इसके बाद टिया बच्ची को अपने साथ लेकर ससुराल चली गई। टिया के जाने के बाद मीठी भी खुशखबरी आ गई और इसके कुछ महीनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन वो महुआ के पास ना आई, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाले उसके ससुराल में काफी लोग थे। अब महुआ बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी। दोनों बेटियों की गोद भी भर चुकी थी। अब इंतजार रह गया था तो केवल बहू का। उसे विलायत से दिव्यांश के लौटने का इंतजार था कि वो वापस आ जाए तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी जिम्मेदारी को भी पूरा कर दे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा हो कहाँ पाता है। अगर जिंदगी हमारे अनुसार चलने लगे तो इंसान को कभी कोई तकलीफ ही ना हो। दिव्यांश को विलायत गए हुए 2 साल पूरे होने वाले थे और बस महुआ को उसके आने का इंतजार था। और 1-2 महीने बाद वो विलायत से लौट भी आया। उसे प्रभात सिंह एयरपोर्ट लेने पहुंचे और 1-2 दिन
एक दो दिन वो शहर में रुकने के बाद महुआ के पास गांव भी आ गया, लेकिन विलायत से लौटने के बाद दिव्यांश को गांव में रहना रास नहीं आ रहा था। और 2-4 दिन रहने के बाद दिव्यांश ने बोल ही दिया कि वो अब गांव में और नहीं रह सकता, वो शहर में ही रहेगा, लेकिन कभी कभी महुआ से मिलने आ जाया करेगा। महुआ को दिव्यांश की बातों का कुछ बुरा तो लगा, लेकिन उसे ये लगा कि ये तो हमेशा शहर में ही रहा है, इसलिए इसे शहर में रहने की आदत है। और फिर मेरे साथ ये कब तक रहेगा? कहीं नौकरी मिल जाएगी तो मुझे छोड़कर तो इसे जाना ही पड़ेगा। और महुआ ने दिव्यांश को शहर जाने की इजाजत दे दी। दिव्यांश शहर आ गया तो महुआ के कहने पर एक बार फिर प्रभात सिंह उसके संरक्षक बन गए। शहर आने के कुछ ही दिनों बाद दिव्यांश को एक बहुत बड़े कारखाने में एक अच्छे ओहदे पर रख लिया गया। वहां के मालिक को दिव्यांश अपनी बेटी के लिए जच गया। कारखाने के मालिक सेठ हीरानंद की बेटी सुकन्या ने भी एक बार दिव्यांश को कारखाने के किसी समारोह में देखा तो वो उसे एक ही नजर में भा गया। उसने दिव्यांश से दोस्ती कर ली। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलते देर न लगी और बात शादी तक पहुंच गई। सेठ हीरानंद ने सगाई का दिन भी तय कर लिया। इसमें दिव्यांश भी राजी था और इसने इस मसले पर महुआ से कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत भी महसूस नहीं किया। ये बात जब प्रभात सिंह तक पहुंची तो वो फौरन महुआ के पास गांव आए और महुआ से बोले, हम ये क्या सुन रहे हैं? लड़का अपनी मनमर्जियां कर रहा है और आप बर्दाश्त कर रही हैं? उससे जाकर सवाल क्यों नहीं करती? अब मैं क्या बोलूं और क्या कहूं? उसकी जिंदगी है, जी लेने दीजिए, मैं दखल नहीं देना चाहती। महुआ बोली, लेकिन ये गलत हो रहा है, हमें मंजूर नहीं। प्रभात सिंह बोले, शादी ही तो कर रहा है अपनी मर्जी से, तो क्या हो गया? महुआ बोली, परसों सगाई है, आपको कोई जानकारी है? प्रभात सिंह बोले, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। महुआ बोली, ना उसका बहनों से कोई सरोकार और ना माँ से, कैसी मति भ्रष्ट हुई है उसकी। रहने दीजिए ना, जो करता है तो करे, बुलाएगा तो चली जाऊंगी। महुआ बोली। महुआ से इसी तरह की कुछ बातें करके प्रभात सिंह वापस शहर आ गए और दूसरे दिन दिव्यांश सगाई के लिए महुआ को लेने गांव पहुंच गया। दिव्यांश को देखकर महुआ बोली, आज तो नहीं चल सकती, तू अभी जा, मैं कल पक्का आऊंगी। सच माँ, तुम आओगी ना? दिव्यांश बोला, हाँ आऊंगी। और महुआ का ऐसा जवाब सुनकर दिव्यांश निश्चित होकर शहर वापस आ गया। सगाई वाली शाम महुआ उस जगह पहुंची जहां सगाई थी। खाना पीना चल रहा था, लोगों की चहलकदमी जारी थी। बस सगाई के लिए कुछ और लोगों का इंतजार था। प्रभात सिंह भी पहले से पहुंच गए थे। उनका मन तो नहीं था, लेकिन महुआ के जोर देने पर वे आ गए थे। महुआ जैसे भी पहुंची, महुआ को देखकर दिव्यांश खुश होकर बोला, तुम आ गई माँ, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। चलो माँ, मैं सबसे तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। और एक एक करके दिव्यांश ने महुआ का सबसे परिचय करवाया। लेकिन उस भीड़ में से एक शख्स ऐसा भी था जिसने महुआ को पहचान लिया और सबके सामने ये ऐलान करते हुए कहा कि हीरानंद जी, ये औरत आपके होने वाले दामाद की माँ है। ये औरत? हीरानंद जी, आपको दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला था जो आप अपनी बेटी की शादी एक तवाइफ के बेटे से करने जा रही हैं? क्या बकते हो करोड़ीमल? मेरा होने वाला दामाद एक तवाइफ का बेटा कैसे हो सकता है? हीरानंद बोले, मैं बकता नहीं हूँ, सच कहता हूँ। मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस औरत से खुद ही पूछ लो कि ये मशहूर तवाइफ मोतीबाई है कि नहीं। करोड़ीमल बोला। ये सुनकर महुआ एक पल को शून्य हो गई। जिसका उसे सालों से डर था, आखिर वही हुआ। उसका अतीत आज फिर उसके सामने मुंह फाड़े खड़ा था, उसे निगलने के लिए। अब वो क्या जवाब दे सबके सवालों का? उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या कहे और क्या सफाई पेश करे। तभी सुकन्या ने दिव्यांश से कहा, दिव्यांश, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, तुम एक तवाइफ के बेटे हो। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी, दिव्यांश बोला। तो जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? लेकिन वो तुम्हें क्यों बताने लगी भला कि वो एक तवाइफ थी? मौका जो मिल रहा था शरीफों के बीच में घुसने का। सुकन्या बोली, तुम चुप रहो सुकन्या, किसी पर बेवजह लांछन लगाने से पहले अपनी उसकी हकीकत तो जान लो।
हीरानंद जी सुकन्या को डांटते हुए बोले। सबकी बातें सुनकर दिव्यांश चुप न रह सका और महुआ से पूछ ही बैठा, क्यों माँ, क्या ये सच है? तुम बोलती क्यों नहीं? कह दो कि ये झूठ है। और महुआ फिर दिव्यांश के किसी के सवालों के जवाब न दे सकी और उसी वक्त चुपचाप बाहर आ गई और मोटर में बैठकर ड्राइवर से गांव चलने को कहा। तभी सेठ करोड़ीमल फिर से बोला, मैं ना कहता था कि वो तवायफ है, अगर शरीफ होती तो ऐसे मुंह छुपा कर न चली जाती। बाजारू औरत कही थी, यहाँ हम शरीफों के बीच में जगह बनाने आई थी। उसकी बात सुनकर दिव्यांश वही जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। ये तमाशा देखकर अब प्रभात सिंह भी चुप न बैठ सकी और वहां मौजूद लोगों और करोड़ीमल से बोले, अच्छा तो सेठ करोड़ीमल, आपको कैसे मालूम कि वो तवायफ थी? इसका मतलब है कि आप भी कभी उनकी महफिलों की शान बढ़ाने उनके कोठे पर जाते होंगे। तवायफों के कोठों पर आप जैसे रईस ही तो जाया करते हैं, और जब शराफत की बात आती है तो आप शरीफ और वो औरतें एक पल में बाजारू हो जाती हैं। जनाब, आपके मुंह से शराफत की बातें अच्छी नहीं लगती। आप सबको कुछ पता है कि किन हालातों में वे धंधे में उतरती हैं। अरे साहब, किसी औरत को शौक नहीं होता अपने जिस्म की नुमाइश करने का। पेट की भूख और गरीबी के कारण उतरती हैं वे इस गंदगी में। और आप जिस औरत की बात कर रहे हैं ना, वो किसी देवी से कम नहीं। मैंने देखा है उसकी परिस्थितियों को। मैंने देखा है कि उसने किन हालातों से उबरकर इस जिंदगी को पाया है। और बेटा दिव्यांश, जो सवाल तुम उनसे पूछ रहे थे, वो सवाल पूछने के तुम काबिल ही नहीं हो। तुम्हें मैं बताता हूँ कि उसने आज तक तुझसे अपना अतीत क्यों साझा नहीं किया। उसका संघर्ष देखकर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएगी। और प्रभात सिंह ने एक ही पल में सबके सामने महुआ की सच्चाई बयां करते हुए उसके अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों का दिल पसीज गया और सुकन्या दिव्यांश के पास आकर बोली, मुझे माफ कर दो दिव्यांश, मैंने माँ को अशब्द कहे। उस रात दिव्यांश अपने आप पर इतना शर्मिंदा था कि वो अपनी माँ के पीछे पीछे ना जा सका और रात भर रोता रहा। और उस रात महुआ घर पहुंची, दीपेंद्र की तस्वीर अपने सीने से लगाकर रात भर रोती रही और तस्वीर से बोली, सुनते हो जी, आज मुझे मेरे किए का इनाम मिल गया। सारी दुनिया के सामने आज मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया। उसने मुझसे पूछा कि मैं तवायफ थी या नहीं। सुबह जब दूध वाला दूध देने आया तो महुआ ने दरवाजा नहीं खोला। तब उसने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो महुआ का निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा था और बगल में पड़ी थी उसके पति दीपेंद्र की फोटो। तब तक दिव्यांश भी अपनी माँ को मनाने आ पहुंचा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि माँ उससे ऐसे रूठेगी कि उसे छोड़कर ही चली जाएगी। प्रभात सिंह की ये खबर सुनकर आ पहुंचे टिया और मीठी भी अपने अपने पतियों के साथ माँ के अंतिम संस्कार के वक्त आ पहुंची। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। महुआ के अंतिम संस्कार में माँ की मौत के कुछ महीने बाद ही मेरे मुंह बोले मामा प्रभात सिंह भी हृदयघात से चल बसे। उनके जाते ही मुझे लगा अब मैं बिल्कुल अनाथ सा हो गया हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे उनकी असली कीमत पता चली कि किस तरह से उन्होंने कितने दुख झेलकर हमें खुद से दूर रखकर कितना कुछ सहकर जीवन को संघर्षों के साथ जिया था। मैंने उसके बाद शहर और शहर की नौकरी छोड़ दी, मुझसे शादी की और वो भी मेरे साथ गांव में रहने लगी। गांव में माँ के स्कूल के सामने मैंने उनकी बड़ी सी मूर्ति बनवाई और स्कूल का नाम भी मोतीबाई विद्यालय रख दिया। मैं ही अब माँ का स्कूल और उनके खेतों को संभालने लगा था। हर रोज मैं माँ की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पण करके उनसे माफी मांगता रहा और एक रोज उनके रूप में मेरी बेटी का आगमन हुआ और प्यार से मैंने अपनी बेटी का नाम महुआ रखकर उनकी यादों को जिंदा रखा। तो ये थी एक तवायफ माँ की संघर्षों की कहानी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।